वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है। आज की क्लास में हम जो है मौर्य प्रशासन को डिस्कस करेंगे और मौर्य प्रशासन को थोड़ा सा गुप्ता प्रशासन से भी रिलेट करके देखना है, क्योंकि अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम दोनों को एक साथ करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वर्तमान भारत सरकार ने कौन सी चीज़ें हमें मौर्य प्रशासन से लेती हुई दिखाई देती, या कौन से ऐसे वर्तमान प्रशासनिक लक्षण हैं जो हमें मौर्य प्रशासन में दिखाई देते हैं। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं या इतिहास की उपयोगिता क्या है, एक यूपीएससी के सिलेबस में इतिहास को क्यों शामिल किया गया है, तो कहीं न कहीं इतिहास से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। ठीक, हमारे वर्तमान समाज का जो संचालन है वो भी हमारे इतिहास के अनुसार ही हो रहा है। तो हमने अपने समाज को जिन नियमों पर, जिन कानूनों पर या जिन न्यायिक तरीकों पर सुव्यवस्थित किया है वो कहीं न कहीं हमने इतिहास से ही लिया है। वर्तमान के प्रशासन को लीजिए या वर्तमान अर्थव्यवस्था के लीजिए या राजनीतिक संरचना को देखिए या कोई भी ऐसी संरचना जो वर्तमान में है, वह संरचना कहीं न कहीं आपके इतिहास में दिखाई देती है, जो कहीं न कहीं निरंतरता के माध्यम से आज आधुनिक समाज में भी वो क्या है, विद्यमान है। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन को, आपके समाज को संचालित होने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में कौन से वो तत्व हैं, कौन से वो लक्षण हैं, कौन सी वो गुणवत्ता है जो वर्तमान प्रशासन के साथ हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास से बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आप लोग जो है जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, सुबह की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था और आज की क्लास में बहुत सही। अब देखिए, आपकी संख्या और भी आगे जानी चाहिए। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप मैक्सिमम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज जो है बच्चों, आप जीके स्पेशल बाई अंकित शर्मा, देखो हाय फ्रेंड, जो लोग, आप लोग जितने भी लोग जुड़ते हो क्लास से, आप कोशिश किया करिए कि कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जितनी देर क्लास रहे उतनी देर कम से कम कंसंट्रेट रहने की कोशिश किया करिए। जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपना कंसंट्रेशन लूज करते हो बच्चों। ठीक है, तो आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, मैक्सिमम कम से कम 100 पहुँचा दो बच्चों। आज 100। भाई कितना तेज़ बोलूँ अर्चना जी, आवाज़ हमारी आप तक जा रही होगी, आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। विकास जी, शिवन जी, सोनू जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप 100 कर सकते हो बच्चों इसको। देखिए, चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए सभी बच्चे हमारी बात को सुने, ध्यान से सुनिए। आज हम आपके लिए मौर्य प्रशासन को लेकर आए हैं। आज आपकी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य प्रशासन, और इसको बहुत बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन इससे पहले एक सूचना हम आपको देना चाहेंगे बच्चों, जो मैं अक्सर मिस कर जाता हूँ। एक सूचना मैं आपको दे दूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है ये डिमांड कर रहे थे कि सर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पेड बैच की क्लासेस कभी स्टार्ट हो रही हैं, यानी प्लस पे। तो हमारी क्लास जो है प्लस पे एक कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, वो कोर्स है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का बच्चों कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जाकर जुड़ें प्लस कोर्स में। प्लस कोर्स में जब आप हमारे नाम को सर्च करेंगे वहाँ पर जाके प्लस कोर्स में, तो हमारे नाम से जब आप जुड़ेंगे, इनरोल्ड होंगे, तो वहाँ पर आप जो है अगर हमारे कोड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो हमारा कोड है SKY लाइव। कोड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस कोड के थ्रू एडमिशन अगर आप लेंगे तो 10% आपको जो है छूट दी जाएगी। ठीक है, ये 10% आपको छूट मिलेगी। और सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, प्लस पे बहुत जल्द यानी जून के फर्स्ट वीक में बच्चों हम आपके लिए मुख्य रूप से
मेंस की क्लासें वहाँ पर लेके आएंगे। और मेंस में हम आपको बता दें कि हिस्ट्री ऑप्शनल विषय, आपके जीएस फर्स्ट पेपर, मुख्य परीक्षा यूपीएससी का फर्स्ट पेपर, प्लस आपका आईआर इंटर रिलेशनशिप आईआर का कोर्स, प्लस आपका एसे, इतने कोर्स को हम वहाँ पे कवर करेंगे। और देन आफ्टर इकोनॉमी, मेंस की इकोनॉमी को भी हम आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन हम आपको वहाँ पर लेके आएंगे। और मैं आपको दावा करता हूँ कि ये कोर्स तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा वो आपकी होगी आंसर राइटिंग। यानी आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, कैसे आप मेंस में मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, और आपका आंसर चेक मैं कैसे कर सकता हूं, आपके जितने भी डाउट हैं उसको मैं कैसे क्लियर करूंगा। तो वहां पे क्या होगा कि हम पर्सनली आपसे जुड़ेंगे। आप हमारे ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप से पर्सनल तौर पर आप क्या होंगे, जुड़ेंगे। आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं उसको मैं जान सकूंगा, दूर कर सकूंगा, आपको मैटर प्रोवाइड कर सकूंगा, पीडीएफ दे सकूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर कर सकूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप यहाँ पर जाके एडमिशन के लिए जुड़ सकते हैं। और अगर हमारा रेफरल कोड आप यूज करते हैं SKY लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको अगर यूज करेंगे आप तो 10% आपको कोर्स में क्या होगी, छूट मिल जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम कोर्स हम वहाँ पे कवर करेंगे बच्चों आपका। चलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। और अब हम आपके लिए ला रहे हैं मौर्य प्रशासन। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए मौर्य प्रशासन, देखिए मौर्य प्रशासन, देखो मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, जब भी आप कभी एग्जाम में अपीयर होते हो तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि मौर्य प्रशासन का विवरण दीजिए, मौर्य प्रशासन को बताइए, तो सामान्य रूप से लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जैसे कोई एक पार्ट भी याद आ गया, जैसे मान लो केंद्रीय प्रशासन याद आ गया या प्रांतीय प्रशासन याद आ गया, तो वही पूरा वो लिख कर क्या होते चले आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपसे प्रशासन पूछा जाता है तो प्रशासन के कई सेगमेंट होते हैं, प्रशासन के क्या होते हैं, कई सेगमेंट होते हैं। जैसे जब भी आपको प्रशासन लिखना होता है तो सबसे पहले आप केंद्रीय प्रशासन बताएंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे आप, केंद्रीय प्रशासन बताते हैं, जहां आप राजा की भूमिका की चर्चा करेंगे। इसके बाद केंद्र के नीचे क्या होता है, प्रांत होता है। तो मौर्य प्रशासन के बाद, मौर्य प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन के बाद कौन सा प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है। इसके बाद जो है मंडल है, इसके बाद क्या है, मंडल है, प्रांतों को मंडल में बांटा गया है, मंडल को जिला में बांटा गया है। तो जिला को क्या कहा गया है, विषय, जिला को क्या कहा गया बच्चों, विषय कहा गया है। और जिले को किस में बांटा गया है, जिले को स्थानीय में बांटा गया है, जिले को स्थानीय में डिवाइड किया गया है। देखिए जिला जो है वो किस में बटा है, स्थानीय, जिसमें कितने गांव होते थे, 800 ग्राम होते हैं। ठीक, स्थानीय को द्रोणमुख में बांटा गया है, द्रोणमुख के अंतर्गत कितने ग्राम होते थे, 400 ग्राम, 400 ग्राम होते हैं। ग्राम माने वजन वाला ग्राम नहीं, गांव। ठीक है, फिर द्रोणमुख के नीचे खरवटिक होता है, खरवटिक, खरवटिक में जो है देखिए खरवटिक, इसको देखिए जो जिला होता है, जिले के नीचे क्या होता है, स्थानिक, स्थानिक में 800 ग्राम शामिल होते थे। स्थानिक के नीचे द्रोणमुख होता है, द्रोणमुख में कुल 400 ग्राम शामिल होते हैं, 400 ग्राम शामिल होते हैं। और द्रोणमुख के नीचे खरवटिक, खरवटिक में कुल 200 ग्राम शामिल होते हैं।
200 गांव शामिल होते हैं। और इसके नीचे संग्रहक होता है, संग्रहक में कुल 10 ग्राम शामिल होते हैं। और संग्रहक के नीचे ग्राम होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? ग्रामणी होता है, जिसका मुखिया ग्रामणी होता है। ठीक है। जिले का मुखिया कौन होता है? प्रदेष्टा। मंडल का मुखिया कौन होता है? प्रदेष्टा। इसका मुखिया प्रदेष्टा होता है। जिले का मुखिया जो है विषयपति होता है। ठीक है। देखिए, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र का मतलब, इसको थोड़ा वर्तमान से जोड़ के देखो। केंद्र माने देश, केंद्र मतलब देश। ठीक है। यानी जब आप भारत का प्रशासन पढ़ोगे, यानी प्रधानमंत्री की पावर को जब आप एनालिसिस करेंगे प्रशासन में, तो वो होगा केंद्रीय प्रशासन। ठीक है। वो क्या होगा बच्चों? केंद्रीय प्रशासन। ठीक। चार्जर दें। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद केंद्र को यानी भारत को किस में बांटा गया है? प्रांतों में। भारत को किस में बांटा गया है? प्रांतों में। तो प्रांत में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। प्रांत में क्या होता है? मुख्यमंत्री। और मौर्यों में प्रांत का गवर्नर कौन होता था? युवराज। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि देखिए तुलना करके समझिए बच्चों। जैसे वर्तमान में प्रांत का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है या गवर्नर होता है, जिसे आप राज्यपाल कहते हैं। यहाँ पर कौन होगा? युवराज होता था। फिर आपका भी प्रांत किस में बटा होता है? मंडल में बटा होता है। आपका भी प्रांत किस में बटा होता है? मंडल में, जिसे आप कमिश्नरी कहते हो। और वर्तमान भारत में मंडल बटा होता है किसमें? जिलों में। तो वहाँ मौर्यों में भी देखिए मंडल के नीचे जिला है। आपके यहाँ जिला किस में बढ़ता है? तहसील में। तो आप इसे स्थानीय को क्या कह सकते हो? तहसील कह सकते हो। इसे आप क्या कह सकते हो? तहसील कह सकते हो। तहसील के नीचे आपके यहाँ क्या होती है? ब्लॉक होती है। तो आप द्रोणमुख को क्या कह सकते हो? ब्लॉक कह सकते हो। ठीक। आपके यहाँ ब्लॉक के नीचे क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। तो आप इसे क्या कह सकते हो? ग्राम पंचायत कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो? ग्राम सभा कह सकते हो। इसे ग्राम सभा कह सकते हो। लेकिन मौर्यों में जो है आपसे कहीं ज्यादा विकेंद्रीकरण दिख रहा है। यहां पर देखिए, आप 3 लेवल के पास सीधे ग्राम सभा पे आ जाते हो, लेकिन मौर्य प्रशासन में आपसे अधिक विकेंद्रीकरण दिख रहा है। तो देखने में मौर्य प्रशासन विकेंद्रीकृत तो दिखता है, लेकिन वास्तव में क्या विकेंद्रीकृत था? विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि जब सत्ता जो है, पावर जो है, यानी पावर ऑफ सप्रेशन निचले एकदम लोअर लेवल तक हो। पावर ऑफ सप्रेशन माने कहने का मतलब है जिस तरह से वर्तमान में जो अधिकार है वो ग्राम प्रधान तक क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कहा जाता है कि भारत का प्रशासनिक स्वरूप जो है वर्तमान में कैसा है? विकेंद्रीकृत है। ठीक। यानी ग्राम प्रधान को भी बहुत सारे राइट दिए गए हैं। लेकिन अगर बात मौर्य प्रशासन के स्वरूप की हो, तो मौर्य प्रशासन का जो स्वरूप है वो कैसा है? केंद्रीकृत है। देखिए, अभी बच्चों में इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम आपको समझा रहे थे। देखिए, फिर इसके बाद जरा आइए, एक तो हमने देख लिया कि ये जो स्वरूप रहा ये कहीं न कहीं कैसा रहा। ये देखिए, ये तो केंद्रीकृत माने एक ऊपर से नीचे तक का विभाजन रहा, ये ऊपर से नीचे तक रहा। तो एक तो ये प्रशासन हो गया कि भाई पहले आप केंद्रीय प्रशासन पढ़ोगे, फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर मंडल का, फिर जिले का, फिर फला का। एक प्रशासन आप हॉरिजॉन्टल पढ़ते हो, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। ये तो ऊपर से नीचे। क्षैतिज प्रशासन में आप क्या पढ़ेंगे? क्षैतिज प्रशासन में आप नगर प्रशासन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नगर प्रशासन। यानी नगरों का प्रशासन कैसे होता था। नगर प्रशासन के बाद आप पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन के बाद
न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन के बाद आप न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन के बाद आप दंड प्रशासन, दंड प्रशासन। इतना जब आप कवर करेंगे तब जाके ये माना जाएगा कि आपने पूरा प्रशासन पढ़ा। बात समझ रहे हैं नहीं? जब आप इतने टॉपिक को कवर करते हो तब ये माना जाता है बच्चों कि आपने पूरे प्रशासन को पढ़ा। जैसे पहले क्या होता था कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आते थे 600 शब्दों में लिखने को दिया जाता था, तो उस समय क्या होता था कि जिसको जो याद आ जाता था, अगर सपोज करिए केवल हमको यही याद आया एग्जाम में, तो हम इसी को पूरा 600 शब्दों में लिख के चले आते थे और हमको ये लगता था कि नहीं हमने पूरा आंसर राइटिंग किया है और हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि हमने गलत किया। हमसे अगर वो प्रशासन पूछा है तो प्रशासन का मतलब हुआ कि हम इसको भी दिखाएं, इस पूरे सीरीज को दिखाएं और साथ साथ नगर प्रशासन, राज्य प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन, न्याय प्रशासन और दंड प्रशासन को भी दिखाएं। भाई वर्तमान में भी तो कहीं न कहीं ये चीजें आपको दिखती हैं। इतनी चीजों को आप डिस्कस करेंगे तब जाके ये होगा कि नहीं आपने कहीं न कहीं पूरा प्रशासन क्या किया, लिखा। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जब भी आप पढ़ें, चाहे मौर्य प्रशासन पढ़ें बच्चों, चाहे आप कोई भी किसी भी काल का अगर प्रशासन आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो मुगल काल का हो, चाहे सल्तनत काल का हो, चाहे गुप्त काल का हो, एनी हो, किसी भी राजवंश का प्रशासन आप पढ़ रहे हैं तो उसकी संरचना यही होगी। जब भी प्रशासन पूछा जाए आपके दिमाग में तुरंत ये फीड हो जाना चाहिए कि प्रशासन का मतलब इतनी सारी चीजें हमको दिखानी है। अच्छा, वर्तमान में क्या है कि ट्रेंड बदल चुका है। अब जो है 250 शब्द, 200 शब्द, 150 शब्द में प्रश्न आ रहे हैं। तो अब ये हो सकता है कि आपसे केवल प्रांतीय प्रशासन पूछा जा सकता है, या सीधे सीधे मंडल प्रशासन पूछ ले, या सीधे सीधे लोअर प्रशासन आपसे पूछ ले, या न्याय प्रशासन पूछ ले, या राजस्व प्रशासन पूछ ले। तो कोई एक चलिए, तो अब हम शुरुआत करेंगे कहां से, केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है, तो यहां से शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए, केंद्रीय प्रशासन में देखिए, केंद्रीय प्रशासन में मुखिया कौन होता था, राजा होता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था, राजा होता था। राजा का चुनाव जो था ये वंशानुगत था। राजा का चुनाव कैसा था, वंशानुगत था। ठीक है, यानी राजा का बड़ा बेटा ही क्या होता था, राजा का उत्तराधिकारी होता था। और अगर राजा का पद वंशानुगत है तो इसका मतलब है कि योग्यता को प्रशासन में महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन मौर्य वंश में हमें कहीं न कहीं एक दुविधा वाली कंडीशन दिखाई देगी। देखिएगा, राजा के पद की नियुक्ति में योग्यता को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के पद की नियुक्ति में योग्यता को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो राजा क्या होता था कि राजा जो है सभी मामलों में अंतिम निर्णय करता होता था, चाहे दंड का मामला हो, चाहे न्याय का मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो। किसी भी विषय में अंतिम निर्णय किसका मान्य होता था, राजा का मान्य होता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था, तो राजा होता था। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट में अंतिम निर्णय जो होता था वो किसका होता था, राजा का होता था। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि राजा निरंकुश है। जैसे आपके महान इतिहासकार भंडारकर साहब कहते हैं कि मौर्य वंश का जो प्रशासन है या मौर्य वंश का जो राजा है वह निरंकुशवादी है। कैसा है, निरंकुशवादी। निरंकुशवादी का मतलब हुआ कि राज्य की समस्त शक्तियां उसने क्या किया, अपने हाथ में किया और राज्य को अपने हिसाब से उसने संचालित किया। बात समझ रहे हैं? लेकिन कहीं भी हमको इस तरह के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप कौटिल्य को लीजिए तो कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य कहता है कि जनता का हित ही राजा का हित है और जनता की खुशी ही राजा की क्या है, खुशी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं कल्याणकारी स्वरूप को अपनाने की बात कर रहा है। भाई कौटिल्य क्या कह रहा है, कौटिल्य कह रहा है अगर जनता खुश है तो जनता की खुशी ही राजा की खुशी होनी चाहिए। यानी वह कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्थापित करने की बात कर रहा है।
और यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के मुंह से भी सुनाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य भी यह कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे अपने अंतः कक्ष में ही क्यों न रहूं, कोई भी मेरा प्रतिवेदक, प्रतिवेदक माने सूचना का दाता, जो सूचना देता है, मेरा कोई भी प्रतिवेदक मुझसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर मिल सकता है। तो ऐसा कहने वाला राजा क्या निरंकुश हो सकता है? नहीं, ऐसा कहने वाला राजा निरंकुश नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम ये कहें कि निर्णय के मामले में वो निरंकुश था, निर्णय के मामले में कहने का मतलब है कि वह अपनी मर्जी से निर्णय लेता था, तो ये भी हमको सही दिखाई नहीं देता। क्यों? इसलिए क्योंकि कौटिल्य कहता है कि किसी भी राजा के द्वारा सबसे उचित निर्णय तभी लिया जा सकता है जितनी बड़ी उसकी मंत्रिपरिषद होगी। अगर किसी की राजा की मंत्रिपरिषद जितनी बड़ी होगी, राजा उतना ही उचित निर्णय ले पाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा लोगों से सलाह राजा लेगा, उतना बेहतर निर्णय वह अपने राज्य या जनता के संदर्भ में कर सकता है। तो इससे भी हमें नहीं लगता कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य निरंकुश था। बस समझ रहे नहीं, इससे भी नहीं लगता कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य निरंकुश था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का जो स्वरूप है बच्चों, वो कैसा है? कल्याणकारी है। लेकिन कल्याणकारी होने के साथ साथ सत्ता के स्वरूप की अगर बात करें, यानी प्रशासन के स्वरूप की बात करें, तो प्रशासन का स्वरूप हमें विकेंद्रीकृत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में है कैसा? केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत कहने का मतलब है कि प्रशासन जो है वो चाहे प्रांत, मंडल, कमिश्नरी, जिले, गांव में भले बटा हुआ है, लेकिन हर सेंटर पर राजा की अपनी क्या है? एक पकड़ है, एक मजबूत ग्रिप है। तो ये कहा जाता है कि ये प्रशासन का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत है। ठीक, तो प्रशासन का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत है। तो केंद्रीकृत का मतलब हुआ प्रशासन का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत। इसका मतलब हुआ कि प्रशासन के हर स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण हमको दिखाई देता है। यानी चाहे वो ग्रामीण लेवल हो, चाहे वो मंडल का स्तर हो, चाहे वो प्रांत का स्तर हो, हर स्तर पर हमको केंद्रीय नियंत्रण दिखाई देता है। यानी सेंटर का इंटरफियर क्या है? बना हुआ है। तो ऐसे स्वरूप को, ऐसे प्रशासन को हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत कहते हैं। तो प्रशासन का स्वरूप कैसा है? केंद्रीकृत है। ठीक है, प्रशासनिक स्वरूप मौर्य वंश का कैसा है? केंद्रीकृत है। लेकिन एक बात आप गौर करिएगा, कहा जाता है कि मौर्य वंश में जो है प्रशासन का पद वंशानुगत तो है, प्रशासन का पद वंशानुगत है, लेकिन प्रशासन का पद वंशानुगत है, लेकिन कहा जाता है कि अभी राजा में देवत्व की स्थापना आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे आप देखेंगे गुप्त काल में या कुषाण वंश में राजा में देवत्व की स्थापना कर दी गई। राजा में देवत्व की स्थापना का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पुरोहितों ने जब राजा को देवता से तुलना कर दिया, यानी राजा को देवता के तुल्य बता दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या था? प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा लाभ ये था कि अगर जनता राजा को ईश्वर मान ले या राजा को देवता के समकक्ष मान ले, तो राजा का कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य जो है वो देवकृत होगा, और देवकृत कार्य को जनता कभी क्या कर सकती? डिनाई या विरोध नहीं कर सकती। इससे राज्य का संचालन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और कहीं न कहीं पुरोहित का कद जो है वो राजा की नज़रों में क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो जो पुरोहित का पद होता है वह सामान्य रूप से ब्राह्मण को ही दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुरोहित और प्रधानमंत्री दो पदों पर विद्यमान था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी दोहरे पद के लाभ की जो संकल्पना है वो हमें मौर्य वंश में भी दिखती है और वो हमें गुप्त वंश में भी दिखती है। बात समझिएगा। लेकिन कहा जाता है कि गुप्त वंश के प्रशासन की जो सबसे बड़ी खामी थी, वहां पर प्रशासनिक पद जो है वो वंशानुगत हो गए। यानी चंद्रगुप्त अगर चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर था तो चाणक्य का बेटा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ये हुआ प्रशासनिक पद का वंशानुगत होना। ये हमें मौर्य वंश में दिखाई नहीं देगा बच्चों, लेकिन हमें ये गुप्त वंश में दिखेगा। गुप्त वंश में पदों का वंशानुगत हो जाना वो कहीं न कहीं प्रशासन को क्या ले गया? गर्त में ले गया। यानी प्रशासन में योग्यता का जो पैरामीटर था वो क्या हुआ? नीचे गिर गया, जिसकी वजह से गुप्त वंश का कहीं न कहीं क्या हुआ? पतन भी हुआ। यानी प्रशासनिक अयोग्यता की वजह से कहीं न कहीं, देखो जितना योग्य प्रशासन होता है उतना ही मजबूत राजवंश भी होता है। तो अगर आप प्रशासनिक योग्यता पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं राज्य के दृष्टि से आपने उचित निर्णय नहीं लिया है।
तो मौर्य वंश में ये पद्धति आपको दिखाई नहीं देगी। मौर्य वंश में जो है प्रशासन में प्रशासनिक पद वंशानुगत नहीं होगा, लेकिन राजा का पद क्या होगा, वंशानुगत होगा, क्योंकि राज्य का जो संचालन होता है उसकी धुरी कौन होता है, प्रशासन, लेकिन निर्णय की धुरी कौन होता है, वो राजा होता है। तो आज भी अगर आप देखिए तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तब और बढ़ जाती है जब उनका सलाहकार बेहतर होता है। बात समझ रहे हैं? तो आपको सलाह देने वाला जितना बेहतर होगा आपका निर्णय उतना बेहतर माना जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहा जाता है कि कौटिल्य जो है एक राजा के संदर्भ में कहता है कि विजय जो होती है राजा के लिए वह 3 प्रकार की होती है। वह 3 प्रकार के विजयों की बात कहता है। वो कहता है कि एक राजा को 3 प्रकार की विजय करनी चाहिए, धर्म विजय, युद्ध विजय और असुर विजय। राजा जो है 3 प्रकार की विजय करे, असुर विजय, युद्ध विजय और धर्म विजय। ये 3 प्रकार की विजयों का उल्लेख करता है। असुर विजय, युद्ध विजय और धर्म विजय 3 प्रकार की विजयों का उल्लेख करता है। और वो कहता है कि कोई भी राजा अपनी योग्यता की पहचान किसके द्वारा देता है, युद्ध विजय के द्वारा देता है। लेकिन युद्ध विजय से भी श्रेष्ठ विजय कौन होती है, धर्म विजय होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इस विजय को प्राप्त नहीं कर पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है युद्ध विजय और असुर विजय को उसने क्या किया, जीता। लेकिन अशोक ने धर्म विजय को जीतकर अपनी श्रेष्ठता को क्या किया, स्थापित किया। तो 3 तरह के विजयों का उल्लेख करता है कौन, चाणक्य। समझ रहे नहीं? और सुनिए, कहते हैं चाणक्य ही राजा का क्या है, मार्गदर्शक है। क्यों चाणक्य राजा का मार्गदर्शक है? क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए, राज्य का संचालन किस तरह से होना चाहिए, किस पद्धति से होना चाहिए, यह सारी सलाह कौन देता है, चाणक्य देता है। और आपको यहाँ तक याद होगा बच्चों, चाणक्य ने एक बड़ा महान ग्रंथ लिखा है, अर्थशास्त्र। आपकी नज़रों में अर्थशास्त्र आपको अर्थव्यवस्था का ग्रंथ लगता है, लेकिन वो है जो है राजनैतिक और प्रशासनिक ग्रंथ। बात समझे नहीं? कहते अर्थशास्त्र के कुल 15 अधिकरण हैं। उसमें उन 15 अधिकरणों में जो 6वां अधिकरण है, उसी 6ठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में जो 7 तत्व उसने बताए हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में जो 7 बातें उसने की है, उन 7 बातों में कौन कौन सी बातें आपको दिखाई देती हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 6ठे अधिकरण में बच्चों, 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन है। इस सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश एवं मित्र। देखिए, ये 7 हैं जिसके आधार पर राज्य का क्या होता है, संचालन होता है। ठीक है, इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। कौटिल्य आगे कहता है कि ये जो 6 हैं, ये 6 जो है ये राजा पे क्या है, निर्भर है। स्वामी ही क्या है, राजा है। स्वामी ही क्या है, राजा है। ये 6 जो है ये किस पे निर्भर है, राजा पे निर्भर है। इसका मतलब है कि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि राज्य का सबसे जो सर्वोपरि तंत्र है वो कौन है, राजा है। यही क्या है, मुखिया है, यही सर्वे सर्वा है। ठीक है, अब मुझे आपको समझाने में मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे बच्चों कि किसी भी राज्य तंत्र में बच्चों, मुझे उम्मीद है आप 100 क्रॉस कर दोगे आज। मुझे उम्मीद है कि आप 100 जरूर क्रॉस करोगे बच्चों। आज आप 90 हो चुके हो, आप 100 के ऊपर ले जा सकते हैं बच्चों। प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप हमारी बात को अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई करिए, कम से कम 100 के ऊपर होनी चाहिए आपकी संख्या, 100 के ऊपर बच्चों।
देखिए यहां पर कौटिल्य स्वयं कहता है, कौटिल्य कहता है कि जो 6 हैं सप्तांग सिद्धांत में, ये जो 6 हैं ये किस पे डिपेंड है? ये राजा पे निर्भर है। ये किस पे निर्भर है? राजा पे निर्भर है। और सुनिए कौटिल्य ये भी कहता है कि किसी भी राज्य की हार या जीत जो है वो राजा की हार या जीत से निर्भर होती है, इसीलिए वह राजा को हमेशा बचाने का प्रयास भी करता है। वो कहता है कि राजा को अपने आप को हमेशा सुरक्षित करने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने लिए विशेष अंगरक्षकों की व्यवस्था करता है। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था किया था, जिनको सम्रांगणिया कहा जाता था, जिनको सम्रांगणिया कहा जाता है। तो एक भव्य राजतंत्र और अपने लिए एक भव्य सुरक्षा का प्रावधान करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि कौटिल्य राजा को बचाने के लिए एक विषतंत्र का उल्लेख करता है। वो कौटिल्य क्या करता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सुरक्षित करने के लिए हमेशा उनके भोजन में विष दिया करता था, थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था। क्योंकि भारतीय इतिहास अगर उठा के आप देखिए बच्चों, तो बहुत ऐसे कंडीशन, बहुत ऐसे घटनाएं आपको दिखेंगी जहां पर राजा को विष देकर मारा गया। जैसे आप अगर हुमायूं नामा को पढ़िए, गुलबदन बेगम की रचना है, बाबर की पुत्री हुआ करती थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने ग्रंथ लिखा था हुमायूं नामा, जिसमें वो कहती है कि मेरे पिता बाबर की हत्या इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष से हुई। बात समझिएगा, उसमें भी विष का उल्लेख आता है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था। कौन? चाणक्य, चंद्रगुप्त के भोजन में, ताकि उसकी शरीर जो है किसी भी विष के अटैक्स से लड़ने के लिए क्या हो जाए? प्रिपेयर्ड हो जाए। और एक दिन हुआ क्या कि उसकी पत्नी ने उस भोजन को चख लिया। अंतः कक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, और जब उनकी पत्नी ने उस भोजन को चख लिया तो उस समय वो गर्भ से थी। और कहा जाता है कि जब ये बात चाणक्य को पता चली तो चाणक्य ने तुरंत उनको क्या किया? अपने दवाखाना में एडमिट किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन से उस बच्चे को निकाला गया। तो वह बच्चा जो पैदा हुआ वही बच्चा बिंदुसार था। कहा जाता है कि जहर का असर उस बिंदुसार के शरीर पर पड़ चुके थे, उस पर छोटे छोटे दाने पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसे बिंदुसार कहा गया। तो बिंदु पड़ गए थे उसके शरीर पर। ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास का पहला सिजेरियन बेबी है। कौन? बिंदुसार। और एक सिजेरियन बेबी आपके पूर्व मध्यकाल में दिखाई देता है बच्चों। राजा ही क्या होता था? मुखिया होता था। राजा ही क्या होता था? मुखिया होता था। यानी राज्य का जो सर्वोपरि था वो कौन था? राजा था। लेकिन राजा जो है अपने संचालन के लिए क्या करता था? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता था। किसका निर्माण करता था? मंत्रिपरिषद। और कौटिल्य कहता है कि किसी भी राजा की मंत्रिपरिषद जितनी बड़ी होगी वह राजा उतने उचित निर्णय लेगा। तो आप देखेंगे कि बिंदुसार की जो मंत्रिपरिषद है वह 500 सदस्यों की है। बिंदुसार की जो मंत्रिपरिषद थी वह कितने सदस्यों की थी? 500 सदस्यों की थी। कितने सदस्यों की थी? 500 सदस्यों की थी। और सुनिए, इन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी बच्चों, ये उपधा परीक्षण के द्वारा होती थी। उपधा परीक्षण के द्वारा होती थी। यानी कहीं न कहीं इनकी योग्यता का पैरामीटर क्या किया जाता था? मापा जाता था। यानी ऐसे नहीं, इनको कहीं न कहीं योग्यता के आधार पर इनकी क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। इसी मंत्रिपरिषद में से मंत्रिणः का गठन होता था। देखिए, इसी मंत्रिपरिषद में से मंत्रिणः, देखिए बच्चों, मंत्रिणः का गठन होता था। अब ये मंत्रिणः क्या थी? ये मंत्रिणः आधुनिक कैबिनेट मंत्रालय था, जिसे आप जो है क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। जैसे आज के संदर्भ में आप जिन शब्दों का यूज करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान की मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो आपको पता है कि भाई मंत्रिमंडल क्या है, जिसको आप किचन किंग कहते हो। मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है बच्चों? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। बात समझ रहे नहीं? जैसे आपका रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, ये मंत्री जो है इनको मिला के जो समूह बनता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। यही किचन किंग है। यही माने कहने का मतलब है कोई भी निर्णय जो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है तात्कालिक तौर पर, वह निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह से होता है। और यह बात चाणक्य के अर्थशास्त्र में कही गई है कि राजा के लिए मंत्रिणः का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजा को विपदा की परिस्थिति में अगर कोई निर्णय लेना है तो वह निर्णय राजा मंत्रिपरिषद से नहीं बल्कि किससे लेगा? मंत्रिणः से लेगा, जिसमें
4 से 5 सदस्य होते हैं तो निर्णय को त्वरित बनाया जा सके या तुरंत लिया जा सके, निर्णय को गतिमान बनाया जा सके, इसलिए मंत्रिणः की संकल्पना को कौटिल्य ने जन्म दिया था। और वही मंत्रिणः आज आपके प्रशासन में मंत्रिमंडल के रूप में क्या है, उपलब्ध हमको दिखाई देती है। तो कौन कहता है कि इतिहास उपयोगी नहीं है? हमने इतिहास से ही सीखा है कि प्रशासन का संचालन कैसे किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जो है आपको मंत्रिणः के जो सदस्य हैं, अब बात आती है भाई 4 से 5 सदस्य होते थे, मोबाइल देना, तो 4 से 5 जो सदस्य आपको दिखाई देते हैं बच्चों, इन मंत्रिणः में वो 4 से 5 सदस्य थे कौन? उन 4 से 5 सदस्यों में कौन कौन से 4 से 5 सदस्य थे? तो देखिए ये जो 4 से 5 सदस्य थे, इसमें आपका सेनापति होता था, सेनापति, सन्निधाता, सेनापति होता था, सन्निधाता होता था, प्रधानमंत्री और युवराज होता था। ये 4 जो होते थे ये क्या थे? मंत्रिणः थे। इनका जो वेतन होता था वो कितना होता था? 48,000 पण। 48,000 पण। पण क्या थी? मुद्रा। पण ही सामान्य मुद्रा थी जिसमें वेतन का भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो वेतन था वो कितना था? 12,000 पण। कितना था? 12,000 पण। इसका मतलब हुआ कि राजा के बीच में, यानी राजा और मंत्रिपरिषद के बीच चार्ट बनाइए। सबसे ऊपर कौन होगा? राजा होगा। इसके बाद कौन होगा? मंत्रिणः होगा, जिसमें कुल कितने सदस्य हैं? 4 से 5। इसके बाद कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। इसके बाद कौन होगा बच्चों? मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो होगी, जैसे आप पढ़ते हो, आपके यहाँ मंत्रिपरिषद के 3 चरण दिखते हैं भाई। एक होता है मंत्री, दूसरा आपका क्या होता है? राज्य मंत्री, तीसरा होता है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। होता कि नहीं होता है? तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर मंत्रिपरिषद के नीचे क्या होगा? तीर्थ होगा। तीर्थ के नीचे क्या होगा? अध्यक्ष होगा। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि भाई एक वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के नीचे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के नीचे क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है। धीरे धीरे विभाग को क्या किया जाता है? विकेंद्रीकृत किया जाता है। ठीक है, मोबाइल दो। तो यहां पर अगर हम देखें तो तीर्थ जो थे, तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? 26। अध्यक्ष की संख्या कितनी है? 26। बात समझ रहे हैं? कहता है कि राज्य का जो संचालन होता है उसमें विभागों का विकेंद्रीकृत किया गया है। जैसे वर्तमान प्रशासन में है वैसे ही मौर्य प्रशासन में दिखाई देता है। अब आपके जो तीर्थ थे जिनकी संख्या क्या थी? 18 थी। इसमें कौन कौन आता है? मुख्य मुख्य की मैं बात करता हूं। जैसे अब मुझसे उम्मीद आप करो कि 2600 याद हो, तो 2600 याद नहीं है। जितना जितना याद है बच्चों उतना मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं 26 लिखूंगा तो 26 लिखने में ही क्लास पूरी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये आपका काम है कि 26 आप किताब से नोट कर लो। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा मैं जरूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर तीर्थ की ले तो तीर्थ माने सबसे पहला तीर्थ कौन है? पुरोहित। तीर्थ माने पद। ठीक, पहला कौन होता था? पहला पुरोहित। अब आप जानते हैं कि पुरोहित जो होता था ये आपका मुख्य सलाहकार होता था। मुख्य क्या होता था? सलाहकार होता था। और साथ साथ ये आपका प्रधानमंत्री होता था। साथ ही साथ ये क्या होता था बच्चों? प्रधानमंत्री होता था। ठीक, इसके बाद आपका कौन है? सन्निधाता। इसके बाद आपका सन्निधाता है। सन्निधाता जो होता है वो राजस्व मंत्री होता है, यानी राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। यानी आप इसे वित्त मंत्री कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? वित्त मंत्री कह सकते हैं। यह राजस्व विभाग का मुखिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो समाहर्ता है, जो आपका समाहर्ता होता है, समाहर्ता है, ये आपका कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष का मतलब हुआ कि जो राजकोष है उसका मुखिया है ये।
ये राज, सॉरी बेटा, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये इसको यहाँ से लिंक कर लो और इसको यहाँ से लिंक कर लो। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है और समाहर्ता जो है वो क्या है, वित्त मंत्री है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब देखिए अगला जो है वो आपका है युवराज। युवराज, युवराज कौन होता था? युवराज जो है ये प्रांतों का प्रमुख होता था। ये प्रांतों का क्या था? प्रमुख था। ये प्रांत का क्या है? प्रमुख है। ठीक, ये प्रांतों का क्या है बच्चों? प्रमुख है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, युवराज पे भी पूरा क्या होता था? नियंत्रण होता था। ऐसा नहीं है कि युवराज जो है फ्री होता था, स्वतंत्र होता था, नहीं, युवराज पे भी राजा अपने नियंत्रण रखता था। प्रत्येक 3 वर्ष पर युवराज को दौरा करना पड़ता था। चक्र नामक अधिकारी का पूरा नियंत्रण होता था प्रांत स्तर पर। ठीक है, युवराज पर। अब देखिए अगला 5वां, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो होता था ये दीवानी न्यायालय का, सॉरी फौजदारी न्यायालय। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय माने आप जानते हैं जहाँ पर क्रिमिनल केसें सुनी जाती हैं, जैसे कचहरी। वर्तमान में जो कचहरी है वही क्या है? फौजदारी न्यायालय है। मौर्य काल में वर्तमान की जो कचहरी है मौर्य काल की, वही क्या है? फौजदारी न्यायालय है। इसके बाद व्यवहारिक, व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या होता था? ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख था। दीवानी न्यायालय का मतलब है जहाँ राजस्व संबंधी कार्रवाई होती है, जैसे जमीन जायदाद आदि की जहाँ सुनवाई होती थी। अगला क्या था? नायक। नायक ये सेना का प्रमुख था। नायक कौन होता था? सेना का प्रमुख। नायक जो है ये सेना का प्रमुख था। कर्मांतिक, कर्मांतिक ये कारखाना प्रमुख था। इस तरह बच्चों बहुत सारे थे, 18 थे इस तरह कुल। हमने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करी। ठीक है, जैसे इसी तरह आटविक है, आटविक वन विभाग का प्रमुख है। अंतर्वासिक है, अंगरक्षक सेना का प्रमुख है। दौवारिक है, राजमहलों की देखरेख करने वाला। फिर कर्मांतिक है, उद्योग धंधों या कारखाना, इसको लिख ही दिया हमने। फिर आपका जो है दंडपाल होता था। दंडपाल क्या होता था? जो सेना की सामग्रियों को जुटाता था उसे दंडपाल कहते थे। अंतपाल जो होता था, अंतपाल क्या था? वो सेना के माने अंतपाल जो होता था बच्चों, वो जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे उनका प्रमुख होता था। जो आपके सीमावर्ती दुर्ग होते थे सीमाओं पर, उसका क्या होता था? प्रमुख होता था। लेकिन जो दुर्गपाल होता था, कि यहाँ पे अंतर करिए, अंतपाल और दुर्गपाल। दुर्गपाल जो होता था वो सीमा के अंदर रहने वाले दुर्गों का प्रमुख होता था। अंतपाल जो है, अंत माने सीमा के अंत, सीमांत, यानी सीमा के अंत पर जो दुर्ग थे उनका प्रमुख था। नागरिक कौन था? नगर प्रमुख था। प्रशासता कौन था? कागजात रखने वाला यानी सचिवालय प्रमुख था। तो ये आटविक क्या था? वन विभाग प्रमुख था। बस लगभग तो सब मुझे लगता बता दिया आपको। अब इसको लिखूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन 26 जो तीर्थ हैं अध्यक्ष हैं वो पूरे याद नहीं हैं। तो अध्यक्षों की अगर हम बात करें, जो 26 हैं, जिनकी संख्या कहीं कहीं 27 देता है, और यूनानी साहित्य में इनको मजिस्ट्रेट कहा गया। ये तीर्थ के नीचे होते थे। तीर्थ जो है ये एक तरह से मंत्री से छोटा पद था, और ये जो पद थे, ये जो तीर्थ थे, इनके अंदर जो विभाग होते थे उन विभागों का जो मुखिया होता था उसे अध्यक्ष कहा जाता था। बात समझ रहे हैं? उन विभागों का जो मुखिया होता था उसे अध्यक्ष कहते थे। तो अध्यक्ष जब आप पढ़ते हैं इसमें इस तरह से आता है, जैसे पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष माने वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। जैसे सुरा अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष माने कारखाने का प्रमुख। जैसे अकरा अध्यक्ष, अकरा अध्यक्ष माने खान, खान का प्रमुख। जैसे कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष माने वन विभाग का प्रमुख। जैसे लक्षणाध्यक्ष, छापाखाने का प्रमुख। छापाखाने माने जहां मुद्रा छपती थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि छापाखाने का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष भले था, लेकिन जो टकसाल होते थे जहां मुद्रा बनती थी उस टकसाल का प्रमुख सवर्णिक होता था।
और उस टकसाल में जो मुद्रा बनती थी उस मुद्रा की जांच कौन करता था? रूपदर्शक नामक अधिकारी करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा बनाने का उल्लेख सबसे पहले किस लिटरेचर या साहित्य में मिलता है, तो वो कौटिल्य के साहित्य में मिलता है। और कौटिल्य ही पहली बार कहता है कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा को बना सकता है। अंतर सिर्फ ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुद्रा बनाएगा तो उसे 13.5% टैक्स जो है राज्य को देने होंगे और वह मुद्रा बना सकता है। ऐसा क्यों कहता है? जैसे आज अगर वर्तमान में आरबीआई ये कह दे बच्चों, अगर वर्तमान में आरबीआई इस बात को कहे कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा बना सकता है, तो क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? यह पॉसिबल है कि वर्तमान में कोई व्यक्ति मुद्रा बना सकता है? अगर मैंने कहा कि वर्तमान में आरबीआई ये कहे कि सभी लोग मुद्रा बना सकते हैं, जैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा, तो क्या ये पॉसिबल है या कौन सा रिएक्शन उत्पन्न होगा? बच्चों आज पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज की जो मुद्रा है वो टोकन करेंसी है, वो सांकेतिक मुद्रा है। और कौटिल्य के समय जो मुद्रा है वो एग्जैक्ट मनी है, वो धात्विक मुद्रा है। देखिए दोनों चीज समझ लीजिए, इसको मैं आगे बढ़ता हूं। हमने कहा एक मुद्रा है टोकन मनी, टोकन मनी जो वर्तमान में है, जो वर्तमान मुद्रा है वो टोकन मनी है। और जो कौटिल्य की मुद्रा है उस समय की वो एग्जैक्ट मनी है, यानी धात्विक मुद्रा। देखिए धात्विक मुद्रा क्या होती है? धात्विक मुद्रा वह मुद्रा होती है, देखिए ये सोने का, मान लीजिए एक सोने का टुकड़ा है, अगर इस सोने के टुकड़े का दाम 500 रुपया है, अगर मार्केट वैल्यू इस सोने की कितनी है? 500 है, और आप लाकर इसको 500 का सिक्का बना दो, ये इसका अंकित मूल्य और इसका धात्विक मूल्य, यानी इस धातु का मूल्य और इस पे जो अंकित किया गया मूल्य है वो दोनों क्या है? इक्वल है। ऐसी मुद्रा को हम कहते हैं धातु मुद्रा या एग्जैक्ट मनी। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो मुद्राएं थी वो सोने चांदी की मुद्राएं थी, तो जो उस सोने की धातु का मूल्य होता था वही मूल्य उस पर अंकित किया जाता था। सपोज करिए अगर इतना बड़ा एक सोने का टुकड़ा है, उस सोने का मूल्य अगर 100 रुपए है तो उस पर 100 रुपए ही अंकित होता था, यानी उस मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वह उस धातु से आती थी। वह कहां से आती थी? उस धातु से आती थी बच्चों। लेकिन आपके पास जो करेंसी है वो एक कागज का टुकड़ा है, इतना बड़ा आप 2000 की नोट लेके चल रहे हो, ये 2000 इस पे लिखा है, क्या इस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी 2000 है जितना जिस पे लिखा हुआ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टोकन मनी है। ये तो प्रश्न उठता है इसमें वैल्यू कहां से आती है? इसमें वैल्यू आती है आरबीआई के पास रखे गए रिजर्व से। आरबीआई का रिजर्व जितना बढ़ता जाता है उतनी नई करेंसी आरबीआई छापती जाती है। तो उस समय अगर कौटिल्य ने यह कह दिया कि भाई जिसके घर में सोना चांदी हो वह मुद्रा बना सकता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय मुद्रा कैसी थी? धातु मुद्रा थी। सोना चाहे आपका हो चाहे राज्य का हो, उससे मूल्य पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर आरबीआई कह दे कि हर व्यक्ति मुद्रा बना सकता है, तो हम भी अगर अपने घर में मुद्रा छापना शुरू कर दें तो मुद्रा की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। तो जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू घटेगी। ये इकोनॉमी कहती है कि लिक्विडिटी ऑफ मनी जितना बढ़ती है, वैल्यू ऑफ मनी उतना क्या होती है? घटती है। क्योंकि हम जो मुद्रा छापेंगे उस मुद्रा में वैल्यू कहां से आएगी? आरबीआई जो छापती है वो अपने पास रखे गए रिजर्व के बेस पर छापती है, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अपने मोबाइल को अब देखिए, हमने कहा कि यहां पर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा आपसे, कि तो कौटिल्य ने ये बात कहा है अपने अर्थशास्त्र में कि कोई भी व्यक्ति क्या है? मुद्रा को छाप सकता है, मुद्रा को बना सकता है। अब फिर लौटिए जरा बैक में आइए प्रशासन पे। तो मैंने अभी तक बात किया आपसे राजा, राजा के नीचे क्या था? मंत्रिणा, मंत्रिणा के नीचे मंत्रिपरिषद, मंत्रिणा के नीचे क्या था? मंत्रिपरिषद था। ठीक है। अब देखिए
तो ये तो हो गया, ये माने ये राजा को सपोर्ट करने वाले तंत्र थे। जो इतने तंत्रों की हमने बात किया, ये सारे तंत्र किसको सपोर्ट करते हैं? राजा को सपोर्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं? ये राजा को यानी केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए अंग थे। अब हम आते हैं किस पे? प्रांतीय प्रशासन पे। अब हम किस पे आएंगे? प्रांतीय प्रशासन पे। तो राजा के बाद कौन सा प्रशासन था? प्रांत, यानी राज्य या देश किस में बटा था? प्रांत में बटा है। देश किस में बटा है? प्रांत। ठीक, देखिए कहते प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? युवराज होता था। प्रांत का प्रमुख कौन होता था? युवराज। और यही युवराज राजा का उत्तराधिकारी भी होता था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी प्रांतों में अक्सर युवराज की नियुक्ति नहीं होती थी। कभी कभी योग्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रांत का मुखिया बनाया जाता था। जैसे अगर आप देखें तो मौर्य काल में जूनागढ़ प्रांत यानी सौराष्ट्र प्रांत का मुखिया कौन था? पुष्यगुप्त था। पुष्यभूत माने पुष्यगुप्त था, जो सुदर्शन झील के समय वहां का क्या था? प्रमुख था प्रांत का। तो इससे ये लगता है कि प्रत्येक प्रांत का मुखिया युवराज नहीं होता था, और प्रांतीय स्तर पर भी मंत्रिपरिषद होती थी इनको समर्थन देने के लिए। यहां भी क्या होती थी? मंत्रिपरिषद होती थी। माने युवराज को समर्थन देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। देखिए कहते कि यहां भी क्या होती थी? मंत्रिपरिषद होती थी युवराज को समर्थन देने के लिए, और युवराज पर नियंत्रण रखने के लिए राजा द्वारा नियुक्त एक चर नामक अधिकारी होता था। देखिए कहने को तो ये पुत्र हैं, प्रांत के मुखिया हैं, लेकिन यहां पर चर नामक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। उसी तरह जैसे प्रांत का जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री, उसे जनता चुनती है। बात समझ रहे हैं? लेकिन प्रांत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति किसके अधीन होता है? आप जानते हैं, राष्ट्रपति जस्ट लाइक पपेट, जस्ट लाइक पपेट, वो कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद के अधीन होता है भाई। इसलिए भाई मंत्रिपरिषद जिसे चाहता है उसे राष्ट्रपति बनाता है, नहीं बनाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त होता है। तो राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर कंट्रोल रखता है कौन? सेंटर। केंद्र जो है राज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल रखता है सेंटर पर। उसी तरह यहां भी युवराज पर यानी राज्य पर नियंत्रण रख रहा है कौन? केंद्र। बात समझे नहीं समझे आप? केंद्र का नियंत्रण है। अच्छा, केंद्र स्तर पर सारे न्यायिक प्रशासनिक अधिकार किसमें निहित हैं? युवराज में निहित हैं। बात समझे? अब देखिए प्रांत का जो विभाजन है ये किसमें है? मंडल में। प्रांत का विभाजन किसमें है? मंडल में। मंडल को आप कमिश्नरी कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं? कमिश्नरी कह सकते हैं। ठीक, इसका मुखिया कौन होता है? प्रदेष्टा। इसका मुखिया कौन होता है? प्रदेष्टा। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, मंडल किसके नीचे है? प्रांत के नीचे है। मंडल किसके नीचे है? प्रांत के। प्रदेष्टा की नियुक्ति कौन करेगा? युवराज करेगा। लेकिन यह प्रदेष्टा उत्तरदायी होगा किसके प्रति? यह प्रदेष्टा उत्तरदायी होगा किसके प्रति? समाहर्ता के प्रति। समाहर्ता कौन है बच्चों? समाहर्ता केंद्र का वित्तीय अधिकारी है। यानी नियुक्ति मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं मंडल स्तर के कमिश्नर की, लेकिन यह कमिश्नर जो है केंद्र स्तर के मुख्य सचिव को या वित्त सचिव को रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी वित्त मंत्री को रिस्पॉन्स कर रहा है। अब आप सोचिए तो कहीं ना कहीं केंद्र का कंट्रोल है कि नहीं है? केंद्र का कंट्रोल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? वित्त मंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ये समाहर्ता वित्त मंत्री है जो सेंटर में है राजा के साथ। तो कहीं न कहीं नियंत्रण मंडल पर बना हुआ कि नहीं बना हुआ? अच्छा, मंडल स्तर पर यह जो है सारे प्रशासनिक न्यायिक हर तरह के न्याय का अधिकार इनको प्राप्त था। इसके नीचे मंडल के नीचे क्या होता है? स्थानिक होता था जो 800 ग्रामों का प्रमुख था। 800, इसमें 800 ग्राम शामिल थे।
इसके नीचे द्रोणमुख था, द्रोणमुख था जिसमें कितने ग्राम शामिल थे, 400 ग्राम। ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यहाँ पर किया गया है। इसके नीचे खरवटिक, खरवटिक जिसमें 200 ग्राम थे। यहाँ पर एक अधिकारी होता था युक्तक, जो वित्त का संकेंद्रण करता था। इसके बाद संग्रहण था, संग्रहण यहाँ पर गोप नामक अधिकारी था, और यह गोप नामक अधिकारी जनगणना का काम करता था, राजस्व का भी काम करता था, ठीक। और इसके नीचे ग्राम होता था, इसके नीचे क्या था, ग्राम, जिसका मुखिया कौन होता था, ग्रामणी होता था। और यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा भी निर्णय लिया जाता था, और कहीं न कहीं ग्राम स्तर पर जो कार्य था वह स्वतंत्र रूप से किया जाता था, जैसे वर्तमान में किया जाता था, लेकिन राज्य का नियंत्रण ग्राम पर भी क्या था, बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह का जो आपको जो लंबवत प्रशासन जो दिख रहा है, इस तरह के प्रशासन में पूरी तरह कहीं न कहीं केंद्रीकरण का प्रभाव दिखाई देता है, केंद्रीकृत स्वरूप दिखाई देता है। यानी हर स्तर पर राजा अपना क्या किया है, नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मौर्यों का जो प्रशासन है वो कैसा है, केंद्रीकृत है। बात समझ आई, केंद्रीकृत प्रशासन है। अब हम बात करेंगे किसका, नगर प्रशासन का। और नगर प्रशासन का प्रमाण हमें किससे मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि मौर्य प्रशासन की जानकारी का स्रोत क्या है, मौर्य प्रशासन आप पढ़ रहे हैं, तो मौर्य प्रशासन की जानकारी कहाँ से होती है, मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत, मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत क्या है, उसमें सबसे पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज की। तीसरा अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। चौथा आपका अशोक के अभिलेख हो गया, और चौथा आपका जो है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से प्रांतीय प्रशासन की जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए ये हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। लेकिन अभी आप पढ़ने जा रहे हैं नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं। तो नगर प्रशासन की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कहाँ से, इंडिका से। तो नगर प्रशासन की जानकारी कौन देता है, मेगास्थनीज देता है। नगर प्रशासन की जानकारी कौन देता है, मेगास्थनीज देता है। और मेगास्थनीज कहता है कि नगर का जो प्रमुख होता था वो नागरक कहा जाता था। नगर का मुखिया कौन था, नागरक। और इसका संचालन जो है वो नगर पालिका जैसी संकल्पना से होता था। यानी वर्तमान में जैसे नगर पालिका होती है उसी तरह की व्यवस्था आपके नगर प्रशासन में भी दिखाई देती है। और मेगास्थनीज कहता है कि नगर के प्रशासन का संचालन 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा किया जाता था। 30 सदस्यों की 6 समितियां अगर आप बनाएंगे तो एक समिति में कितने सदस्य होंगे, 5। एक समिति में कितने सदस्य होंगे, 5। यानी भाग दो तो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वो 6 समितियां कौन कौन सी थी, जिन 6 समितियों की बात मेगास्थनीज करता है वो 6 समितियां कौन कौन सी हैं। देखिए एक चीज बताऊं जल्दी जल्दी में, मैं भूल गया बताना। प्रांतीय प्रशासन जब पढ़ा रहा था तो वहां हमने प्रांतों का डिवीजन नहीं किया कि कितने प्रांतों में मौर्य राजवंश बटा हुआ था। तो मौर्य राजवंश कुल जो है 5 प्रांतों में बटा था। तो 5 प्रांतों में 3 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, 1 प्रांत दक्षिणापथ जोड़ा बिंदुसार ने, और 5वां प्रांत कलिंग को जीतकर अशोक ने जोड़ा था। तो जो 5 प्रांत हैं उनके नाम सुन लीजिए और राजधानियां उनकी सुन लीजिए। मैं बता दे रहा हूं, मैं मिस कर गया वहां पे, कभी कभी होता बच्चों ऐसा। तो पहला प्रांत जो है वो है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। यानी उत्तरापथ, उत्तर आप कह सकते हैं
उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी क्या है आपका, माने दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। ठीक, उसके बाद प्राच्य यानी मध्य प्रांत, मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, आप जानते हो मगध में है बीच में। उसके बाद आपका कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली, जिसे किसने जीता? अशोक ने। ठीक है, और अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। ये हो गए 5 प्रांत। ठीक है, 5 प्रांत बटे थे। फिर जब हमने मंडल पढ़ाया, मंडल, तो आप जानते हैं जैसे आज भी अगर आप देखिए, जैसे जो मंडल हैं इस समय यूपी में, सॉरी भारत में, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? शायद 18 मंडल हैं, और हर मंडल में 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जिले हैं। मंडलों का अपना एक मुख्यालय भी होता है कहीं कहीं। तो उसी तरह मौर्य वंश के जो मंडल थे उनमें एक मंडल आपका है समापा। समापा की राजधानी थी तोसली। मैं मिस कर गया कुछ चीज़ें, आपको मैं लिख दे रहा हूँ या मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। समापा एक मंडल था जिसे कमिश्नरी कहते हैं। समापा मंडल का मुख्यालय था, समापा मंडल का मुख्यालय हाँ तोसली। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। कौशाम्बी, कौशाम्बी का मुख्यालय पाटलिपुत्र, कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल में प्रयागराज के। इसिला, इसिला का मुख्यालय सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। और गिरनार, गिरनार का मुख्यालय सौराष्ट्र, कहाँ है? गुजरात में। ये 4 क्या थे? मंडल थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा, गिरनार का मुख्यालय क्या था? सौराष्ट्र, कमिश्नरी है ये। इसिला, इसिला को पूछा है यूपीपीसीएस में, इसिला का मुख्यालय सुवर्णगिरी। जैसे आजकल आप नहीं पढ़ते हो कि भाई गाजियाबाद का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर का मुख्यालय, फला मुख्यालय, आप पढ़ते हैं ना, याद करते हैं ना जीएस में। उसी तरह कौशाम्बी का पाटलिपुत्र और आपके समापा का तोसली, ये 4 कमिश्नरी थे। ठीक, जैसे हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, वहाँ पे ध्यान नहीं दिए। प्रांत 5 प्रांतों में बटे थे और कमिश्नरियाँ 4 कमिश्नरियों में बटी थी। ठीक है, तो फिर कमिश्नरी के नीचे क्या था? आहार यानी जिला था। जिला के नीचे स्थानीय 800 ग्राम, द्रोणमुख 400 ग्राम, खरवटिक 200 ग्राम, संग्रहण 10 ग्राम। ठीक, फिर उसके नीचे क्या था? ग्राम था। अब मुझे क्लियर हो, अब आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक, हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि कौन कौन सी वो समितियां हैं, कौन कौन सी 6 समितियों की चर्चा इन्होंने किया है कि भाई 6 समितियों के माध्यम से, 6 समितियों के माध्यम से, 6 समितियों के, 6 समितियों के माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता था। ये कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। तो पहली समिति क्या करती थी? औद्योगिक कार्यों का निरीक्षण। प्रथम समिति, देखिए प्रथम समिति का काम क्या था? प्रथम समिति का काम था औद्योगिक कार्यों का निरीक्षण, औद्योगिक कार्य का, औद्योगिक कार्य का निरीक्षण, ये प्रथम समिति का काम था। द्वितीय समिति का काम क्या था बच्चों? द्वितीय समिति का काम, द्वितीय समिति का काम देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि द्वितीय समिति जो होती थी, द्वितीय समिति का काम था विदेशी जो यात्री आते थे उन विदेशी यात्रियों का पूरा ध्यान रखना, माने पूरी उनकी व्यवस्था करना। विदेशी यात्री अगर आपका दूसरे देश में जा रहा है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था करना। ठीक, यानी जैसे डेलीगेशन जाता है, उसके बाद अगर विदेशी यात्री आपके यहाँ आके मर गया या उसकी डेथ हो गई तो उसकी पूरी व्यवस्था करना, उसका पूरा बायोडाटा रखना, ये काम होता था दूसरे माने द्वितीय समिति का। यानी उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए यात्रा की व्यवस्था करना, उसके निवास की व्यवस्था करना, ये दूसरा काम होता था यानी द्वितीय समिति का। विदेशियों की व्यवस्था। तृतीय समिति का काम होता था जनगणना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तृतीय समिति का काम होता था जनगणना। और आप जान लीजिए कि मौर्य प्रशासन में ही पहली बार जनगणना का उल्लेख आया है। और आधुनिक भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में शुरू हुई थी और लॉर्ड रिपन के समय 1881 से प्रॉपर 10 ईयर पर स्टार्ट हुई बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनगणना आपको दिखाई दे रही है मौर्य वंश में। इसके बाद आपको जनगणना की बात करेगा कौन? 1200 ईस्वी में आता है एक विदेशी यात्री,
अरे उसका एक आर्थिक सिद्धांत है, नहीं ध्यान आ रहा बच्चों अभी, उसने अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया है, बहुत फेमस सिद्धांत है उसका। चलो मिस हो रहा है अभी, तो वहां भी जनगणना की चर्चा हुई है इसके बाद, मौर्य काल के बाद। ठीक है, थर्ड आपके फोर्थ आती है व्यापार वाणिज्य की देखरेख। चतुर्थ समिति जो है वो क्या करती है, व्यापार वाणिज्य की देखरेख। अब देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान से समझिएगा, व्यापार वाणिज्य माने व्यापार करना, ठीक, इसकी देखरेख करती थी। और जो पांचवी है वो बाजार की देखरेख करती थी। जो पांचवी समिति है वो बाजार की देखरेख करेगी। यानी बाजार की देखरेख में क्या करेगी, यानी बाजार में कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, कम सामान तो नहीं दिया जा रहा है, या गलत तरीके से व्यापार तो नहीं हो रहा है, ये बाजार की देखरेख। पांचवी समिति जो है ये बाजार की देखरेख करती थी। और जो छठी समिति होती थी उसका काम था क्रय विक्रय की गई वस्तुओं पर कर वसूलना। यानी जो वस्तु बेचे गए उन पर उत्पादन कर लेना, या जो टैक्स राज्य की तरफ से आरोपित किए गए हैं उनके करों को क्या करना, वसूला। तो बाजार का क्रय विक्रय, वस्तु का क्रय विक्रय कहाँ होगा, बाजार में। इसका मतलब कि अगला जो आएगा उसके बाद ही आएगा। तो अब क्रय विक्रय देखिए, छठवीं जो है क्रय विक्रय की गई वस्तु पर कर वसूलना, यानी राज्य के लिए कर को वसूलना। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास वैसे भी ओवर हो चुकी है। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन अभी आपका प्रशासन समाप्त तो नहीं हुआ। यानी अभी आपका दंड प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, ये सारे प्रशासन आपको पढ़ाने हैं। सैन्य प्रशासन भी उसमें एक जोड़ लीजिए दंड प्रशासन के साथ। तो एक क्लास इस पे और लेना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, या अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बच्चों ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट पढ़ता हूँ मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि तब मैं आप समझ पाता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो कमेंट जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और अगली जो क्लास होगी वो कल होगी। कल की क्लास में कोशिश करेंगे पूरा करने का इसे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और हमारा बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारा प्यार। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर कर पाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसी तरह जुड़े रहें तो ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। लेकिन एक गुरु होने के नाते आप कम से कम विश्वास ज़रूर करिए। हर गुरु ऐसा ही नहीं होता है, बहुत से दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कभी तो आप किसी पर विश्वास करिए। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। और इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं, और बहुत ज़्यादा अभी तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं है। इसलिए मेरा एक ही ध्येय होता है कि मैं क्लास में आऊं तो आपके लिए जितना भी मेरे अंदर है वो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ के पढ़ने का जो ट्रेंड है, जो तरीका है, अलग है। अभी ये प्री की क्लासेस हैं, इसका ट्रेंड अलग है। जब मेंस की क्लास में आप एंट्री करोगे तो वहाँ का ट्रेंड एकदम इससे क्या होगा, चेंज होगा, एकदम बदला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो एंशिएंट को मॉडर्न से, मॉडर्न को वर्ड से, जो आपके चार इतिहास हैं, वर्ड, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडुअल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे ही आप कोई चीज़ एंशिएंट में पढ़ोगे तो तुरंत कोरिलेट करो कि इसे मध्यकालीन इतिहास में कहाँ है, मॉडर्न में कहाँ पर दिखता है, या वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ पर दिखता है। तो जब तक विश्व इतिहास को आप नहीं पढ़ोगे तब तक एक बेहतर इतिहास आप नहीं जान पाओगे। बच्चों, ये मेरा सिर्फ आपसे कहना है, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू, धन्यवाद।